नमस्कार और एनसीईआरटी भारत का इतिहास श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हाँ, और देखिए, इन तीनों शक्तियों के बीच कन्नौज को लेकर जो एक लंबा संघर्ष चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध है। उस पर हमने अपनी श्रृंखला की एक अलग कड़ी में विस्तार से बात की है। वो जानकारी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिल्कुल। आज हमारा मकसद है कि उस संघर्ष के अलावा इन राजवंशों के जो दूसरे जरूरी पहलू हैं उनको समझें। हाँ, मतलब उनके राजा, उनका शासन, कला, साहित्य, ये सब। और खासकर वो तथ्य जो सरकारी परीक्षाओं में जैसे एमसीक्यू वाले सवालों में पूछे जाते हैं, तो उस नजरिए से आज हम इन्हें देखेंगे। जी, एक तरह से परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, तो ये तीनों राजवंश हर्षवर्धन के बाद और दिल्ली सल्तनत से पहले के समय में उभरे। जी, एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था वो। पाल पूर्वी भारत में थे, गुर्जर प्रतिहार उत्तर पश्चिम में और राष्ट्रकूट दक्कन में। सही। तो चलिए सबसे पहले पूर्व से बंगाल के पाल वंश से ही शुरू करते हैं। ठीक है। पाल राजवंश मतलब लगभग 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक, करीब 400 साल का शासन। हाँ, काफी लंबा समय है। बंगाल और बिहार इनका मुख्य क्षेत्र था। और इसे अक्सर बंगाली इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जी, क्योंकि शशांक की मृत्यु के बाद वहां जो अराजकता फैली थी, जिसे मत्स्य न्याय कहा गया। हाँ, मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी को खा जाए, जंगल राज जैसा। बिल्कुल। उस स्थिति को खत्म करके इन्होंने स्थिरता लाई, जो बहुत बड़ी बात थी। और इन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत संरक्षण दिया। हाँ, बिल्कुल। ये हर्ष के बाद जो एक बिखराव आया था और क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ, उसके बीच एक पुल जैसे थे। अच्छा, जैसा हमने पहले भी इशारा किया कि उन्हें किसी राजा का बेटा होने के नाते गद्दी नहीं मिली। हाँ, ये बहुत खास बात है। उस समय जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी, उसे खत्म करने के लिए वहां के जो स्थानीय सरदार या प्रमुख लोग थे, उन्होंने चुना था। हाँ, उन्होंने गोपाल को अपना नेता चुना। ये मध्ययुगीन भारत में एक तरह से गणतांत्रिक भावना का उदाहरण माना जा सकता है। बहुत अनोखी बात है। तो गोपाल ने बंगाल और बिहार को एकजुट किया। राजधानी पाटलिपुत्र। शायद शुरू में पाटलिपुत्र रही हो, बाद में तो और भी राजधानियां बनी। गोपाल बाद में बौद्ध बन गए थे। अच्छा। और उन्होंने ओयंतपुरी में एक महत्वपूर्ण विहार बनवाया, जो बिहार का पहला आवासीय बौद्ध विश्वविद्यालय माना जा सकता है। लेकिन साथ ही अपनी लेजिटिमेसी के लिए उन्होंने वैदिक यज्ञ भी किए। जी हाँ, मुंगीर ताम्रपत्र में इसका जिक्र है। उसमें उन्हें पाल यानी रक्षक भी कहा गया है। ये संतुलन साधने की कोशिश थी शायद। गोपाल के बाद आए उनके बेटे धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी। जी, धर्मपाल एक बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, कन्नौज वाले संघर्ष में भी कूदे। हाँ, और परमेश्वर, महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधियां भी धारण की। इनका सबसे बड़ा योगदान शायद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना माना जाता है। बिल्कुल। नालंदा के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। फिर धनपाल के बाद उनके पुत्र देवपाल, 810 से 850 ईस्वी। देवपाल के समय में तो पाल साम्राज्य अपने शिखर पर था, शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में। कहा जाता है कि इनका प्रभाव पूर्व में असम यानी कामरूप तक और दक्षिण में दक्कन तक था। जी, उन्होंने राष्ट्रकूटों को भी हराया था युद्ध में। और जो प्रसिद्ध सोमपुरा महाविहार है, अब बांग्लादेश में है और यूनेस्को साइट है। हाँ हाँ। उसका जीर्णोद्धार भी देवपाल ने करवाया। और इनके दक्षिण पूर्व एशिया से भी संबंध थे। हाँ, सुमात्रा के श्री विजय साम्राज्य के साथ इनके अच्छे संबंध थे। वहाँ दूध भेजे, अनुदान दिए। उनके खलीमपुर ताम्रपत्र में तो बुद्ध, विष्णु, शिव तीनों का जिक्र है। अच्छा, ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन इतना शक्तिशाली साम्राज्य हमेशा तो शिखर पर नहीं रह सकता। पतन कैसे शुरू हुआ? हाँ, देवपाल के बाद जो शासक आए, जैसे विग्रहपाल प्रथम, नारायणपाल, वो उतने मजबूत नहीं थे। साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ने लगा। लेकिन फिर एक दौर आया पुनरुत्थान का। महिपाल प्रथम के समय, लगभग 988 से 1038 ईस्वी। महिपाल प्रथम, इन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, क्योंकि उन्होंने खोए हुए बहुत से इलाके वापस जीते। बंगाल, बिहार, यहाँ तक कि वाराणसी तक उनका प्रभाव पहुंच गया था। और उन्होंने बौद्ध स्थलों का भी जीर्णोद्धार कराया। जी, बोधगया, सारनाथ, नालंदा, इन सब जगहों पर उन्होंने काम करवाया। फिर रामपाल का भी नाम आता है। 1077 से 1120 ईस्वी। हाँ,
रामपाल ने भी एक और कोशिश की साम्राज्य को संभालने की। उन्होंने रामवती नाम की एक नई राजधानी भी बसाई थी। लेकिन ये आखिरी कोशिशें थी शायद। हाँ, उनके बाद फिर से पतन तेज हो गया। आंतरिक झगड़े, पड़ोसियों के हमले, और अंत में लगभग 1174 ईस्वी में सेन वंश के शासक विजय सेन ने अंतिम पाल राजाओं मदन पाल और गोविंद पाल को हराकर बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया। इस तरह पाल वंश का अंत हुआ। तो अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें, पालों का सबसे स्थायी योगदान क्या था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो बौद्ध धर्म को उनका संरक्षण है, खासकर महायान और वज्रयान को। हाँ, वो विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा, जगद्दल, ये सिर्फ मठ नहीं थे, ये विश्व स्तर के ज्ञान के केंद्र थे। हाँ, सामंत होते थे, राज्य, भुक्ति, प्रांत और विषय जिले में बटा होता था। और संस्कृति, भाषा, सांस्कृतिक रूप से संस्कृत तो थी ही, लेकिन साथ ही प्रोटो बंगाली यानी पुरानी बांग्ला भाषा का विकास भी इसी समय हुआ। वो चर्य पद का जिक्र आता है। हाँ, सिद्धों द्वारा रचे गए चर्य पद वो इसी काल के हैं, और उनकी जो कला शैली है, पाल शैली, उसका प्रभाव नेपाल, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया तक दिखता है। पाल कला की खास पहचान क्या है? मूर्तियां कैसी होती थी? उनकी मूर्तियां अक्सर काले बेसाल्ट पत्थर की बनी होती हैं। उनमें एक खास तरह की लय, सुडौलता, बारीक नक्काशी और शांत भाव दिखता है। गुप्त कला की परंपरा तो है, पर थोड़ा तांत्रिक प्रभाव भी है। और वास्तुकला में सोमपुरा महाविहार और विक्रमशिला? जी, उनके खंडर आज भी उनकी भव्यता बताते हैं। और हाँ, लघु चित्रकला और पांडुलिपियों को चित्रित करने की शुरुआत भी इसी काल में हुई। सिक्के कैसे थे? क्या सोने चांदी के सिक्के थे? ज्यादातर तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन्हें द्रम कहते थे। उन पर बैल या हिरण का निशान होता था अक्सर। सोने चांदी के सिक्के बहुत कम हैं। तो क्या ये व्यापार में गिरावट का संकेत है? हाँ, शायद ये सामंती अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है, जहां मुद्रा का चलन कम हो जाता है। महत्वपूर्ण शिलालेखों में देवपाल का मुंगेर और खलीमपुर ताम्रपत्र याद रखने लायक हैं। जी, और नारायण पाल का भागलपुर, महिपाल प्रथम का बेलावा ताम्रपत्र भी। भाषा मुख्यतः संस्कृत। साहित्य में कौन से बड़े नाम हैं? संध्याकर नंदी, जिन्होंने रामचरितम लिखा। ये रामपाल की जीवनी है, रामायण नहीं। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। और जीमूत वाहन, जिन्होंने दाय भाग लिखा, जो बंगाल में हिंदू उत्तराधिकार कानून का आधार बना। आयुर्वेद में चक्रपाणी दत्त का काम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थी पाल वंश की कहानी। बंगाल और बिहार, बौद्ध धर्म, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, विक्रमशिला, पाल कला। जी, मुख्य बातें यही हैं। अच्छा, अब चलते हैं पश्चिम की तरफ। गुर्जर प्रतिहार, लगभग 730 से 1036 ईस्वी। हाँ, इनका शासन उत्तर और पश्चिम भारत पर रहा। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? देखिए, दो मुख्य बातें हैं। एक तो कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष और आखिर में उसे राजधानी बनाना। और दूसरी, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, पश्चिम से जो अरब आक्रमण हो रहे थे, उनको रोकना। हाँ, उनको सफलतापूर्वक रोकना। कई दशकों तक उन्होंने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। ये बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये मुख्य रूप से वैष्णव थे, विष्णु के उपासक। इनका उदय कैसे हुआ? संस्थापक कौन थे? इस वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, लगभग 730 से 760 ईस्वी, राजस्थान के इलाके में। माना जाता है कि ये गुर्जर मूल के थे। हाँ, नाम से ही लगता है। और उन्होंने 738 ईस्वी के आसपास अरबों की एक बड़ी सेना को हराया था। ग्वालियर प्रशस्ति जैसे लेखों में उन्हें म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। मिलिच मतलब विदेशी, यहाँ शायद अरब। जी, और उन्हें धर्म का रक्षक भी बताया गया है। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। फिर सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? वो थे मिहिर भोज, लगभग 836 से 885 ईस्वी। निसंदेह इस वंश के सबसे महान शासक। मिहिर भोज, इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, इन्होंने कन्नौज पर स्थायी रूप से कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बनाया। पालों और राष्ट्रकूटों दोनों को इन्होंने हराया। और इनकी उपाधि थी आदिवरा। जी, आदिवराह, भगवान विष्णु का वराह अवतार। ये उपाधि उनके सिक्कों पर भी मिलती है, जो काफी संख्या में मिले हैं। अच्छा, मिहिर भोज के बाद उनके बेटे महेंद्र पाल प्रथम, 885 से 910 ईस्वी। उन्होंने भी साम्राज्य को कायम रखा,
बल्कि पूर्व में मगध यानी बिहार तक विस्तार किया। ये कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। हाँ, बहुत बड़े संरक्षक थे। जो प्रसिद्ध विद्वान थे राजशेखर, हाँ, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी वाले। बिल्कुल वो इन्हीं के दरबार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के। तो फिर इनका पतन कैसे हुआ? राजशेखर जैसे विद्वान थे, इतना बड़ा साम्राज्य था। हाँ, लेकिन महेंद्रपाल के बाद जो राजा आए जैसे भोज द्वितीय, महीपाल, वो उतने ताकतवर नहीं रहे। फिर राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने 916 में कन्नौज पर हमला किया। उससे काफी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। और जो सामंत थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। और फिर महमूद गजनी। हाँ, वो आखिरी कील साबित हुई। महमूद गजनी के हमलों ने बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। राजा राजपाल 1018 में गजनी से हार गए और वंश समाप्त हो गया। जी। अंतिम शासक त्रिलोचन पाल के बाद ये वंश खत्म हो गया। तो गुर्जर प्रतिहारों का मुख्य योगदान क्या रहा, अगर हम सैन्य और प्रशासनिक नजरिए से देखें? सैन्य रूप से तो उनकी घुड़सवार सेना बहुत मजबूत थी, जिसने अरबों को रोकने में मदद की। उन्होंने किलों पर आधारित रक्षा पर भी ध्यान दिया, जैसे चित्तौड़ का किला इनके समय से जुड़ा है। प्रशासन में गुप्तों की व्यवस्था ही चलती रही। भुक्ति यानी प्रांत, विषय यानी जिले। उन्होंने उत्तर भारत में लंबे समय तक एक तरह की स्थिरता दी। और सांस्कृतिक रूप से धर्म, कला? धर्म में वैष्णव धर्म प्रमुख था। आदि वराह उपाधि यही बताती है। वैदिक यज्ञ भी होते थे, लेकिन वो सहिष्णु थे। शैव और जैन धर्मों को भी समर्थन मिला। और मंदिर? वास्तुकला में ये नागर शैली के मंदिरों के विकास के शुरुआती दौर से जुड़े हैं, जैसे ग्वालियर के पास बटेश्वर मंदिर समूह या खजुराहो के कुछ शुरुआती मंदिर। बलुआ पत्थर का इस्तेमाल आम था। अच्छा, समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी इनके समय? समाज सामंती था। ब्राह्मणों, मंदिरों को खूब भूमि अनुदान दिए गए। इसी दौर में राजपूत कुलों का उदय एक खास योद्धा वर्ग के रूप में हुआ। उनकी पहचान मजबूत हुई। संस्कृत शिक्षा महत्वपूर्ण थी। ग्वालियर में गुरुकुल का उल्लेख है। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गेहूं, जौ मुख्य फसलें थीं। व्यापार भी होता था? हाँ, व्यापार भी अच्छा था, क्योंकि उन्होंने उत्तरापद जैसे व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखा। गुजरात के बंदरगाहों से समुद्री व्यापार भी होता था। मेहर भोज के सोने चांदी के सिक्के, द्रम, इसी समृद्धि को दिखाते हैं। अरब यात्री अल मसूदी ने भी जिक्र किया है शायद। जी, अल मसूदी ने इनके राज्य की संपन्नता और ताकत का वर्णन किया है। इनके प्रमुख शिलालेख कौन से हैं? मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति सबसे अहम है। उसमें उनके पूर्वजों और उनकी जीतों का वर्णन है। नागभट्ट द्वितीय का बराह ताम्रपत्र भी है। भाषा संस्कृत? हाँ, मुख्यतः संस्कृत। सिक्कों पर भी श्रीमद आदिवराह जैसे लेख मिलते हैं। तो संक्षेप में गुर्जर प्रतिहार यानी अरब प्रतिरोध, कन्नौज पर कब्जा, मेहर भोज, राजशेखर और नागर शैली के मंदिर। बिल्कुल। और उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की नींव, जिसने बाद के राजपूत राज्यों के लिए जमीन तैयार की। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्कन की महाशक्ति राष्ट्रकूट राजवंश, लगभग 753 से 973 ईस्वी। जी, राष्ट्रकूट। इन्होंने सिर्फ दक्कन पर ही राज नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में भी खूब दखल दिया। हाँ, कन्नौज वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में ये अहम खिलाड़ी थे। बिल्कुल। और इन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराकर अपनी सत्ता कायम की थी। राजधानी बनाई मान्यखेत, जो आज का मालखेड़ है, कर्नाटक में। ये किस लिए जाने जाते हैं? अपनी सैन्य ताकत के लिए, अद्भुत वास्तुकला के लिए, खासकर एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, और जैन और शैव धर्मों को संरक्षण देने के लिए। एनसीईआरटी में भी इनका जिक्र आता है। इस वंश की शुरुआत किसने की? संस्थापक थे दंते दुर्ग या दंती वर्मन, लगभग 735 से 756 ईस्वी। ये पहले चालुक्यों के सामंत या अधिकारी थे। अच्छा, चालुक्यों के अधीन थे पहले? जी। फिर लगभग 753 ईस्वी में उन्होंने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया और स्वतंत्र हो गए। और उन्होंने वो हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? हाँ, हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ। ऐसा माना जाता है कि ये गैर क्षत्रिय लोगों द्वारा क्षत्रिय का दर्जा पाने के लिए किया जाता था। उनके समंकड़ ताम्रपत्र में उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। दंती दुर्ग के बाद कौन महत्वपूर्ण शासक हुए? उनके चाचा कृष्ण प्रथम, 756 से 774 ईस्वी। इनका नाम इतिहास में अमर है एलोरा के कैलाश मंदिर के लिए। हाँ, वो तो अद्भुत है। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया पूरा मंदिर। जी, वास्तुकला का चमत्कार है वो। और वो राजा कौन थे जिन्होंने उत्तर भारत पर हमले किए? वो थे ध्रुव,
जिन्हें ध्रुवा वर्ष भी कहते हैं, 780 से 793 ईस्वी, और उनके बेटे गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी। गोविंद तृतीय के समय में साम्राज्य चरम पर था। हाँ, गोविंद तृतीय के समय राष्ट्रकूट शक्ति अपने शिखर पर थी। उन्होंने उत्तर भारत पर सफल हमले किए, कन्नौज को लूटा, पाल और प्रतिहार राजाओं को हराया। क्या कोई ऐसा शासक भी था जो साहित्य और शांति के लिए जाना गया हो? बिल्कुल, अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी। इनका शासनकाल सबसे लंबा रहा, करीब 64 साल। 64 साल, हाँ। और ये युद्धों से ज्यादा शांति, कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये खुद विद्वान थे। उन्होंने कविराज मार्ग लिखा था। जी, कन्नड़ भाषा के काव्य शास्त्र पर कविराज मार्ग। ये कन्नड़ का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। और ये जैन धर्म के बड़े पोषक थे। हाँ, जैन धर्म के महान संरक्षक थे। कहा जाता है कि एक बार अकाल या महामारी के समय उन्होंने अपनी उंगली काटकर देवी को चढ़ा दी थी। ओहो। उनके दरबार में बहुत से जैन विद्वान थे। अमोघ वर्ष के बाद क्या हुआ? कुछ समय कमजोरी रही, फिर इंद्र तृतीय 914 से 929 ईस्वी ने फिर से ताकत दिखाई और कन्नौज पर दोबारा हमला किया। और अंतिम महान शासक? वो थे कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी। इन्होंने दक्षिण में चोलों को हराया था, तक्कुलम की लड़ाई में। हाँ, तक्कुलम का युद्ध 949 ईस्वी बहुत प्रसिद्ध है। चोल राजकुमार राजादित्य मारे गए थे उसमें। जी, लेकिन कृष्ण कृति के बाद फिर कमजोर शासक आए, खुत्तिग, कर्क द्वितीय। और राष्ट्रकूटों का अंत कैसे हुआ? आंतरिक झगड़े बढ़ गए, सामंत हावी हो गए। आखिर में उन्हीं के एक सामंत थे, तैलप द्वितीय, जो पश्चिमी चालुक्य वंश के थे। उन्होंने ही खत्म किया। हाँ, लगभग 973 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट सत्ता का अंत कर दिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। तो राष्ट्रकूटों का समग्र योगदान क्या माना जाए? सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली थे, हाथी सेना बहुत थी इनके पास। प्रशासन में राज्य, राष्ट्र, प्रांत, विषय, जिले, भुक्ति छोटी इकाई में बटा था। और सांस्कृतिक रूप से? वो तो अतुलनीय है। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, खासकर वो त्रिमूर्ति शिव की विशाल प्रतिमा, ये सब विश्व धरोहर है। धर्म में शैव और जैन प्रमुख थे। हाँ, शैव, कैलाश मंदिर और जैन अमोघ वर्ष को प्रमुखता दी, लेकिन वे बहुत सहिष्णु थे। एलोरा में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ है, ये इसी का सबूत है। साहित्य में कविराज मार्ग के अलावा अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन आदि पुराण, महावीराचार्य, गणितसार संग्रह जैसे जैन विद्वान थे। संस्कृत में त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू भी महत्वपूर्ण है। कन्नड़ साहित्य का यह शुरुआती दौर था। अर्थव्यवस्था और समाज? अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। दक्कन में कपास खास थी। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था। अरबों से अच्छे संबंध थे। समुद्री व्यापार भी होता था, चौल जैसे बंदरगाहों से। समाज में जैन व्यापारियों का काफी प्रभाव था। कन्नड़ भाषा और पहचान को भी बढ़ावा मिला। और कला में एलोरा, एलिफेंटा के अलावा चट्टानों को काट कर बनाई गई वास्तुकला तो उनकी खासियत थी ही। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में है। एलिफेंटा की मूर्तियां बहुत भव्य हैं। उन्होंने पट्टदकल जैसी जगहों पर संरचनात्मक मंदिर भी बनवाए, जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण दिखता है। सिक्के कैसे थे इनके? सोने, चांदी, तांबे तीनों के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों को पगोड़ा कहते थे शायद। उन पर गरुड़ या शेर का निशान होता था। कन्नड़ और संस्कृत में लेख भी मिलते हैं। और शिलालेख? दंती दुर्ग का समंगड़ ताम्रपत्र, अमोघवश का संजन ताम्रपत्र, और कन्नड़ में बहुत से शिलालेख मिले हैं जो उनकी वंशावली, युद्धों और अनुदानों की जानकारी देते हैं। तो राष्ट्रकूट मतलब दक्कन के स्वामी, एलोरा, एलिफेंटा, कैलाश मंदिर, अमोघ वर्ष और कविराज मार्ग, और कन्नौज संघर्ष के तीसरे कोण। बिल्कुल सही। और दक्षिण उत्तर के बीच एक पुल का काम भी किया इन्होंने। जी ठीक है, तो अब परीक्षा के लिए इन तीनों राजवंशों की मुख्य बातें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, रिवीजन के लिए। हाँ, ये जरूरी है। पाल क्षेत्र, बंगाल, बिहार। धर्म शिक्षा, बौद्ध धर्म, महायान, वज्रयान। नालंदा, विक्रमशिला। संस्थापक, गोपाल। निर्वाचित, राजा, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। कला साहित्य, पाल शैली, चर्यापद। राजधानी, पाटलिपुत्र, रामवती। अंत, सेन वंश। जी बिल्कुल।
और इनके साथ साथ वो खास शिलालेख, मोंगीर, ग्वालियर प्रशस्ति, संजन, उपाधियां, आदिवरा, खास युद्ध, तकोकोलम, विश्वविद्यालय, मंदिर और उनकी लोकेशन, ये सब याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत काम आता है। एकदम सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों पर। उम्मीद है ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी साबित होगी। हाँ, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के भारत के समाज, संस्कृति, कला, धर्म की भी कहानी है। कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ताकतें उभरीं, कैसे उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया, ये सब समझना जरूरी है। और सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे इन तीनों बड़े साम्राज्यों के पतन के बाद फिर से एक राजनीतिक विखंडन का दौर आया, जिसने बाद में बाहरी आक्रमणों के लिए रास्ता खोला। बिल्कुल, इतिहास की कड़ियां ऐसे ही जुड़ती हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप भारत के इतिहास को और विस्तार से शुरू से समझना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी भारत का इतिहास श्रृंखला की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।